Welcome to Kansi Academy. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इससे पहले मैंने ग्रुप 1 के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस का एक पहला पार्ट आपका एपिसोड बनाकर पेश किया था। अब उसका दूसरा हिस्सा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसके अंदर बहुत सारे मौज़ूआत हैं। तो सबसे पहला मौजू जो ये इंटरनेशनल रिलेशंस का दूसरे पार्ट का है वो नाटो है। एक्चुअली ये एक मिलिट्री अलायंस है जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये दरअसल 4 अप्रैल 1949 को कायम किया गया ये अलायंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म नाटो कहलाता है। इसका हेडक्वार्टर जो है ब्राज़ील्स में है, बेल्जियम के अंदर, और इसके अंदर 30 कंट्रीज मेंबर्स है। असल में ये कायम इसलिए किया गया कि जब अमेरिका और रशिया आमने सामने थे, दो बड़े न्यूक्लियर पावर्स और दो दुनिया की बड़ी ताकतें, तो ज़्यादातर रशिया जो है वो अमेरिका और अमेरिका के जो अलायंस ममालिक है उस पर रौब झाड़ने की कोशिश करता था। तो ऐसे में अमेरिका और उसके दीगर इत्तेहादी मुल्कों ने मिलकर ये अलायंस कायम किया। उसका मकसद ये था कि इस अलायंस में जितने भी लोग या जितने भी इसके मेंबर्स कंट्रीज़ रहेंगे, इन कंट्रीज़ के ऊपर अगर कोई तीसरा मुल्क, अगर इन मेंबरों के ऊपर कोई तीसरा उस अलायंस से ताल्लुक़ नहीं रखने वाला कंट्री अगर किसी भी मुल्क पर हमला करेगा, तो सारे के सारे 30 मेंबर्स मिलकर उस जो हमलावर मुल्क है उसका मुकाबला करेंगे, उस पर हमला कर देंगे। ये माहदा तय पाया। तो ये जो अलायंस है ये सोवियत यूनियन के ख़तरे से निपटने के लिए, और ज़्यादातर ये कोल्ड वार के पीरियड में जो सर्द जंग कहलाती थी, जिस दौर के अंदर अमेरिका रशिया को डराता था, रशिया अमेरिका को डराता था, दोनों एक दूसरे को डराने के लिए और एक दूसरे के मफादात को यानी ज़ख्म पहुंचाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करते थे। तो ऐसे में हमेशा यह ख़तरा बना रहता था कि रशिया कहीं हमला ना कर दे। तो ऐसे में सारे लोग मिलकर मुकाबला करने के लिए ये अमेरिकन ब्लॉक है, और ये नॉर्थ जो अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, ये बहुत ही पावरफुल है। इसमें बहुत बड़े बड़े यानी यूरोपीय जो जंगी ताकतें हैं, जिसके अंदर फ्रांस है और इसके अंदर बरतानिया है, अमेरिका है, ऐसी बड़ी बड़ी फ़ौजी ताकतें भी इसके अंदर कायम हैं। तो ये नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये रूस के ख़तरे से निपटने के लिए कायम किया गया था, और इस तंजीम के तहत यूरोपियन यूनियन को भी इसमें शामिल कर लिया गया। पहले तो यूरोपियन यूनियन के कुछ ममालिक थे, बाद में यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा इसमें शामिल हो गया, क्योंकि रशिया से लगा हुआ है ये यूरोप का जो हिस्सा है। रूस जो है वो रशिया आधा यूरोप में है, आधा एशिया में है, इसलिए ये लगा हुआ जो हिस्सा है वो लोगों को हमेशा ख़तरा बना रहता था, क्योंकि वो सोशलिस्ट ब्लॉक है और ये लोग पूरे के पूरे ये दूसरे कंट्रीज़ है। तो कहीं ना कहीं उनको ख़तरा रहता था कि अगर हम अकेले रहेंगे तो रशिया हम पर हमला कर देगा, या अपने ब्लॉक में शामिल करने के लिए दबाव डालेगा, या अगर कुछ ऐसी वैसी वाक़या हो गया, जंग छिड़ गई, तो हम उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये ट्रीटी हुई और इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन नाटो बना। अब ये दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, और इसका कई मरतबा प्रैक्टिकल भी हो चुका है। यानी ये ममालिक ने दीगर ममालिक पर हमला किया जो इस मुल्क के जो दूसरे एक मुल्क पे हमला करने की सूरत में उसका जवाब देने के लिए कई मरतबा। अगरचे कि अब ये सरजंग ख़त्म हो चुकी, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन अभी भी बाकी है, अभी भी सुपर पावर दो नहीं कहलाते हैं। तो लिहाजा अब भी ये बाकी है, और इसके अंदर वसत होते जा रही, बढ़ते जा रहा है, ये एरिया बढ़ते जा रहा। सब ये महसूस कर रहे हैं, सिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं। अगर ये नाटो के अंदर हम रहेंगे तो हमारा साथ अमेरिका देगा, ब्रिटिश देगा, फ्रांस देगा, ये बड़ी बड़ी यानी ये जो जंगी ताकतें हैं, तो उसमें लोग बढ़ते जा रहे हैं। चुनांचे अब ये इसको फैलाव इसका इतना हो गया है कि जो रशिया के टूटने के बाद
सोवियत यूनियन या रूस के टूटने के बाद जो कंट्रीज अलग हुए थे, वो लोग भी अब इस नाटो में शिरकत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कशीदगी फैल गई है, क्योंकि रशिया ये नहीं चाहता कि इसके बाजू में खतरा पैदा हो जाए। रशिया चूँकि एक बड़ी ताकत है और वो नहीं चाहता कि अगर इसके बाजू के जो इससे अलहदा हुए जितने भी कंट्रीज थे, जैसे अब यूक्रेन है, यूक्रेन की और जो ये अभी रशिया की जंग है, असल वजह ही वो है। यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो में शामिल हो, क्योंकि वो बार बार वो रशिया का जो है उसके ऊपर धाक डालना, रशिया के तरफ से इसके ऊपर हमला करना या उसको डराना धमकाना, उसके जो कुदरती वसाइल है उस पर कब्जा करने की कोशिश करना, तो इससे तंग आकर यूक्रेन ये कोशिश कर रहा कि वो ये नाटो में शामिल हो जाए, ताकि नाटो के डर से रशिया उसके साथ अच्छा बर्ताव है। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। रशिया ने जैसे ही इसको भनक पड़ी कि ये यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है और बयानात दे रहा, तो उसने पहले ही यूक्रेन पर हमला कर दिया और इस तरीके से उसको मजबूर कर रहा है। तो ये जो यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई है, ये भी नाटो को लेकर ही है। लेकिन चूंकि अभी तक यूक्रेन उसका नाटो का मेंबर नहीं है, इसलिए नाटो कुछ भी नहीं कर सक रहा। इसके बावजूद भी अमेरिका को धमकी दी जा रही कि इसकी तरफ से, रशिया की तरफ से, कि वो इसमें शामिल होने की कोशिश न करे। और रशिया आजू बाजू के जितने भी कंट्रीज है उसको भी ये एक पैगाम देने की कोशिश कर रहा कि वो लोग नाटो में शामिल होने की गलती न करें, वरना इसका भी यही हशर होगा। इस तरीके से ये नाटो जो है ये अलायंस है, ये फ़ौजी अलायंस है, और ये दुनिया में इंटरनेशनल जो एक बहुत बड़ी एक फ़ौजी तंजीम, फ़ौजी ताकत के तौर पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा और दीगर जो फोरम्स है, इंटरनेशनल फोरम है, उसमें एक यूरोपियन यूनियन भी बहुत बड़ा यूनियन है। यानी यूरोप के जितने भी ममालिक हैं उन लोगों ने मिलकर अपना एक यूनियन क़ायम किया अपने मुश्तरका मफादात के लिए। यूरोप में रहने वाले जितने भी कंट्रीज़ है वो आपस में एक दूसरे का ताउन करने के लिए, आज़ादाना तिजारत के लिए, और सब मिलकर, यहाँ तक कि उन्होंने एक अपनी अलग से एक करेंसी यानी मुश्तरका करेंसी की, कॉमन करेंसी की भी कोशिश की, यूरो जिसको नाम रखा गया, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकी। बाज़ ममालिक अब भी उसको चला रहे हैं, लेकिन उसका मकसद तो ये था कि यूरोपियन यूनियन के जितने भी ममालिक हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ माशी ताउन करते रहें और समाजी ताउन करते रहें। इस तरीके से जितने भी यानी ये जो ताउन है एक दूसरे के साथ करते रहें और आपसी तरक्की के लिए, यहाँ तक कि आज़ादाना बिला पासपोर्ट के भी यूरोपियन यूनियन पूरे यूरोपीय कंट्री से एक दूसरे ममालिक में सफ़र कर सकें, ऐसा भी प्लानिंग की गई। तो इसका कुछ फ़ायदा भी हुआ। इब्तदाई दिनों में तो यूरो करेंसी भी चली, अच्छा चली। अभी यूरोपियन यूनियन सक्सेसफुली काम कर रहा है। ये जो इस्टेब्लिश्ड हुआ वो 1999 में यूरोपीय यूनियन इस्टेब्लिश हुआ, और कमेंट द फोर्स जो है ना वो 2002 में उस पर अमलावरी शुरू की गई। और इसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स है उसमें फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल्स, गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल, कॉमन पॉलिसीज एंड ट्रेड, ये जो यूरोपियन यूनियन के हैं ये उसके मकासद थे। और इस तरीके से यूरोपियन यूनियन भी एक यूरोपीय जोन है जो मॉनेटरी यूनियन भी कहलाता, इस तरीके से क़ायम किया गया था यूरोपियन यूनियन भी। ये भी एक बहुत बड़ा बैनुल अक़वामी फोरम है। इसके अलावा एक और जो पावरफुल ग्रुप जो दुनिया में है इंटरनेशनली वो है ग्रुप 7। यानी ग्रुप 7 यानी 7 ममालिक का एक ग्रुप, बाद में उसको ग्रुप 8 भी बना दिया गया। और ये एक्चुअली क्या है बोले तो ये इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है, और इसके अंदर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और बाद में यूरोपीय यूनियन को भी उसमें शामिल किया गया। इससे इस तरीके से इसके 8 रुकन ममालिक है। इसका फाउंडेशन जो है वो 25 मार्च 1973 को रखा गया, और इसको लाइब्रेरी ग्रुप भी कहा जाता। इसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल आपसी कोऑपरेशन है, यानी पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिकल। ये ग्रुप 7 ये बहुत ज़्यादा अमीर ममालिक का ग्रुप है, और इसके वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट एडवांस्ड एंड डेवलप्ड इकनॉमीज है इसके अंदर अमीर ममालिक ये ग्रुप है। इसमें जैसे कि पता चलता है कि G7 दुनिया की
जितनी वेल्थ है उसका तकरीबन 50% यहाँ प्रोड्यूस होता है। तो ये लोग अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं, जैसे इसके इकनॉमिक सिक्योरिटी और एरिया सिक्योरिटी, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ पॉलिसियाँ जो बनाई जाती हैं उसके अंदर अपने ममालिक का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके खातिर वो देखते रहते हैं। वो और उसके साथ साथ क्लाइमेट का भी वो लोग तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं। उसी तरीके से एक और ग्रुप है जो G7 के जैसे ही एक G20 है, इसके अंदर 20 कंट्रीज़ है। और ये जो एक्चुअली क़ायम जो किया गया उसका मकसद ये था कि दुनिया को जो फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाना। दुनिया में जो हालिया दिनों के अंदर दो बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, जैसे एक 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। एशियाई कंट्रीज़ में बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए थे, बहुत सारे मुश्किलात पेश आई थी। और दूसरा 1998 में रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था। इन क्राइसिस को देखते हुए आगे ऐसे क्राइसिस का सामना न करना पड़ा, उसके लिए प्लानिंग करने के लिए ये तंजीम G20 बनाई गई। और ये जो है 1999 में इसका क़याम अमल में आया। और इस के अंदर 20 कंट्रीज़ इसके मेंबर्स है। और इसके जो एक्चुअल मकासद है उसमें कनेक्टिंग द वर्ल्ड मेजर डेवलप्ड एंड एमर्जिंग इकनॉमिक्स, दुनिया के अहम माशी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक को एक दूसरे से जोड़ना, ताकि आगे चल के फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो सके। इसके लिए ये 26 सितंबर 1999 को क़ायम किया गया। ये G20 कहलाता है ये ग्रुप। उसके अलावा एक बैनुल अक़वामी फ़ोरम और भी है जो इंटरनेशनल फ़ोरम में सार्क, SAARC। एक्चुअली ये क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। यानी साउथ एशियन के जो भी कंट्रीज़ है वो आपस में रीजनल यानी इलाक़ाई ताउन करें, एक दूसरे का ताउन करें, एक दूसरे की तहज़ीब व तमद्दुन, एक दूसरे के यानी माशी मसाइल, एक दूसरे के और तिजारती ताल्लुक़ात को कैसा फ़रोग़ देना, आपस में किस तरीक़े से ये सक़ाफ़ती चीज़ों को बढ़ावा देना, किस तरीक़े से खेल कूद के मुकाबले और दीगर ऐसे भी जितने भी पॉलिटिकल क्राइसिस है, पॉलिटिकल मसले है उसको हल करना, ये आपसी जो है रीजनल जो मसाइल है उसके हल के लिए। और इसका इसलिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, यानी आपसी कोऑपरेशन के साथ रीजनल इलाक़ाई कोऑपरेशन के साथ काम करना। इसका ममालिक के जो इसके जो मेंबर्स है इस तंजीम के, इस सार्क के, उसके अंदर अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। इसका क़याम जो है 8 दिसंबर 1985 को अमल में आया। और ये बांग्लादेश ढाका में इसकी मीटिंग हुई थी और वहाँ पे इसका फ़ैसला किया गया कि ये एक साउथ एशियन एसोसिएशन पर रीजनल कोऑपरेशन इसको क़ायम किया जाए। तो ये रीजनल को इसके पीस एंड सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इसके मकासद है। और इसका एक सैटेलाइट भी दागा गया और ये सार्क के गेम्स वगैरह भी होते और इस तरीके से आपसी ताउन के लिए, आपसी एक दूसरे के सक़ाफ़ती तबादले के लिए भी प्रोग्राम होते हैं। और एक बैनुल अक़वामी फ़ोरम जो है OIC, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। ये इस्लामिक कंट्रीज़ की तंजीम है। ये 25 दिसंबर 1969 को जिद्दा सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर क़ायम किया गया। और ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जितने भी मुस्लिम ममालिक है और दुनिया के उन सब को यानी आपसी एक दूसरे के साथ ताउन, एक दूसरे के जो मसाइल है उसको समझने और इस्लामिक कंट्रीज़ को दरपेश मसाइल का के सिलसिले में बात करने के लिए ये बहुत बड़ा इस्लामिक कंट्रीज़ का फ़ोरम है। और 1969 को इसको सऊदी अरब और मोरक्को ये दोनों मिलकर ये इसको क़ायम किए। और इसका
जो इब्तदाई मेंबर्स थे वो 24 कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज थे दुनिया के, OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के। तो अब फ़िलहाल इसके 57 मेंबर्स है। ये दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा के बाद UN के बाद सबसे बड़ा एक इंटरनेशनल फोरम है, और इसमें ये मुस्लिम्स की कलेक्टिव वॉइस यानी इस्लामिक कंट्रीज़ का अपना एक जो भी बयान देना का है तो इसके तहत दिया जाता है। और हाल ही में अभी इस्लामिक कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन OIC ने भी हिंदुस्तान में मजहबी फ़िरक़ा परस्ती और इस्लाम के सिलसिले में जो तशद्दुद पसंदी की जाती है, इस्लामोफोबिया चल रहा है, उसके ताल्लुक़ से भी ये OIC ने बयान दिया था। इस तरीक़े से इस्लामी मफादात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इस्लामिक कंट्रीज़ की ये एक ऑर्गेनाइजेशन क़ायम हुई। और हालांकि इसका एक इस्लामिक कंट्री मुस्लिम कंट्रीज़ में हिंदुस्तान का शुमार नहीं होता, लेकिन चूँकि दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी के बाद जो ये वहाँ पे इंडोनेशिया में है, उसके बाद ये 11% जो दुनिया की मुस्लिम आबादी का हिंदुस्तान ही रखता है। इसलिए ये ज़्यादातर उमूमन ये हिंदुस्तान हक़ पेश करता है कि मुझे भी OIC में शामिल किया जाए, लेकिन इसकी मुखालिफत होती रही थी। और इस तरीक़े से ये OIC ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ये कोऑपरेशन, ये भी एक बहुत बड़ी तंजीम। और एक तंजीम है ब्रिक्स है, और ये तंजीम जो है एक्चुअली ये जो इसके नेम से इसके मेंबर ममालिक का उसका मुख़फ़फ़ है, जिसके अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, हर एक का एक इसके अंदर BRI फॉर ब्राज़ील, रशिया, R, इंडिया, IC चाइना, और साउथ अफ्रीका ये इसका S का है। और ये एक्चुअली 2005 तक 2050 तक ग्लोबल ग्रोथ का एक निशाना मुकर्रर करने के लिए ये तंजीम बनाई गई। इसका पहला इजलास जो हुआ था वो 2009 में रशिया में हुआ था, और 2010 में इसका ब्राज़ील में है। पहला इसका एक मकसद जो मुनसिफाना, जमहूरी और कसीर ख़ुतबी आलमी निज़ाम को क़ायम करने का है। और बाद में ये एक सियासी तंजीम बन गई, एक सियासी एक फ़ोरम बन गया। उसके अलावा और एक अरब लीग भी है, यह अरब ममालिक की तंजीम है। यह भी एक बहुत बड़ा इदारा है। जितने भी अरब ममालिक है, अरबी बोलने वाले कंट्रीज़ है, अरबी ज़बान बोलने वाले, इन ममालिक की ये इसमें अफ्रीकी और एशियाई ममालिक जितने भी हैं अरबी बोलने वाले वो कंट्रीज़ है। और इसका जो क़याम है अरब लीग का 22 मार्च 1945, 22 मार्च 1945 को इसको काहिरा मिस्र में हेडक्वार्टर बना के इसको कायम किया गया। इसके जो फाउंडर्स जो थे उसके अंदर 6 मेंबर्स थे, और पहले इब्तदा में जो थे उसमें UAE था, लिबनान था, सऊदी अरब था, मिस्र था, इराक़ था, शाम था। बाद में दूसरे अरकान इसमें शामिल हुए, और मौजूदा इसके अरकान की तादाद 22 है ये अरब लीग के। और इसके अरब ममालिक का तहफ़्फ़ुज़, अरब ममालिक के आपसी जो इख्तलाफात है या उसके आपसी मसाइल को हल करने के लिए ये एक फ़ोरम के तौर पे क़ायम किया गया। ये अरब लीग है, अरब ममालिक की तंजीम। और इसके अलावा एक कॉमनवेल्थ है जो एक्चुअली साबिक़ में पहले जितने भी ब्रिटिश के गवर्नमेंट के तहत थे, ब्रिटिश की ये कॉलोनीज़ थे, वो ममालिक की एक तंजीम है। अब तो नहीं है, लेकिन वो जो साबिक़ में पहले जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ हुआ करते थे वो ममालिक की एक तंजीम ये ब्रिटिश वाले क़ायम किए। 11 दिसंबर 1931 को क़ायम किए। उस वक्त तो चूँकि सारी दुनिया में ये ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, वो लोग कब्ज़ा किए हुए थे, तो वो तमाम जितने भी कंट्रीज थे जो ब्रिटिश के तहत आते, कॉलोनी के तहत आते, उन लोगों की एक तंजीम के तौर पे ये लोग क़ायम किए। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट इसका जो फाउंडर था, और इसके मेंबर्स की जो तादाद है वो 54 कंट्रीज़ है। और ये एक पॉलिटिकल एसोसिएशन भी है, और इसमें ज़्यादातर इसके गोल्स में है प्रॉस्पेरिटी और डेमोक्रेसी और पीस। ये कॉमनवेल्थ वाले गेम्स भी रखते हैं, कॉमनवेल्थ वाले अपने माशी ताउन भी एक दूसरे के मसाइल के हल के लिए भी जब भी ये फोरम के तौर पे बैठ के ये लोग डिस्कस करते, ये कॉमनवेल्थ है। उसके अलावा एक और इंटरनेशनल जो फोरम है वो OPEC है, यानी OPEC,
यानी इसका जो फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। ये एक बहुत पावरफुल इंटरनेशनल फोरम है या ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम है, जो सबसे ज़्यादा पेट्रोल पैदा करते और एक्सपोर्ट पैदा करना नहीं, एक्सपोर्ट करने की बात की गई है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी एक्सपोर्ट करते हैं, यानी अपने पैदा करने के बाद भी जो बचा हुआ है उसको एक्सपोर्ट कर सकने वाले। और इसका जो क़याम है वो 14 सितंबर 1960 को इसका क़याम हुआ और ये बगदाद में क़ायम हुई थी। जब इब्तदा में इसकी तजवीज़ रखी गई तो उसके वक्त उसके मेंबर्स जो थे ईरान, इराक़, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, 5 मेंबर्स थे। जब 14 सितंबर 1960 को ये जो ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, तो ये उसके मेंबर्स 5 थे। 2018 तक की इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की तादाद 13 हो गई और इसमें 1965 से इसका हेडक्वार्टर वियना में क़ायम है और दुनिया के जितने भी पेट्रोल पैदा करने वाले कंट्रीज है उसका 44% ये ओपेक कंट्रीज पैदा करते। और इसलिए ये सारी दुनिया में पेट्रोल के प्राइसेस के वास्ते भी ये लोगों का ये फोरम ज़िम्मेदार रहता। ये लोग डिसाइड करते कि किन हालात में पेट्रोलियम की जो पैदावार है घटाई जाए, किन हालात में बढ़ाई जाए और कब उसको रोका जाए। इस तरीक़े से ये लोग फैसले करते हैं, ये ओपेक जो कंट्रीज़ है। और इसके तंजीम के जो प्रेजेंट मेंबर्स में बहुत सारे उसके अंदर गियाना है, कांगो है, अंगोला है, अल्जीरिया है और लीबिया है, कुवैत है, इराक़ है, ईरान है, गुबान है और वेनेजुएला है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, नाइजीरिया है। और इस तंजीम का ओपेक के सेक्रेटरी जनरल अब इसमें हातिम अल-ग़ियास है। तो बहरहाल ये बहुत सारी तंजीमें हैं जो इंटरनेशनल फोरम के तौर पे काम करती हैं। उन तंजीमों के बारे में जो उसके एक ऑब्जेक्टिव टाइप के तौर पे भी, और आप एक यानी सेकंड पेपर के लिए जब इसको एक रिटन मैटर के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते। तो बहरहाल ये इंटरनेशनल रिलेशंस का जो दूसरा पार्ट था आपके सामने पेश किया गया और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले जो वीडियोस है वो उसकी तैयारी से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त भी करता हूँ कि आप लोग इस खानज़िया एकेडमी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें और दूसरे तक शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहें। खुदा हाफिज़।